जज्बा हर जगह उफान पर है, युवाओं का जज्बा। कई बहाने ढूंढे जाते हैं, भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। बदली बदली सी हवा है, बदली बदली है राजनीति और बड़ा बेचैन है विपक्षी मन। समझ नहीं आ रहा इस पार पांव रखें या उस पार उतरे। समझ नहीं आ रहा नए इंडिया के मोदी ब्रांड राजनीति से आखिर निपटे कैसे। फिलहाल जम्मू कश्मीर से आई तस्वीर ने बताया है कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया है। हाँ नहीं के फेर में फंसा कांग्रेस का लाल चौक पर तिरंगा फहराना आखिरकार हो ही गया और अपने विशालकाय कटआउट के सामने खड़े होकर लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहरा दिया। तो क्या यही बदलाव है जो मोदी ब्रांड राजनीति का इफेक्ट है? क्योंकि कल तक राहुल गांधी का लाल चौक पर तिरंगा फहराना शेड्यूल में नहीं था। कहा जा रहा था कि बीजेपी संघ के एजेंडे पर हम क्यों चलें, लेकिन चलना पड़ा। लाल चौक का तिरंगा ये फंडा हमारा तो हमेशा लाल चौक में तिरंगा रहता है, क्योंकि हमारा ऑफिस ही प्रदेश कांग्रेस का लाल चौक में है, तो उसका कोई ये आरएसएस का फंडा लेके हम नहीं जा रहे हैं। पाटिल जी ने टाइम्स नाउ से ही कहा था कि लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना ये आरएसएस का एजेंडा है। चलिए देर ही सही आरएसएस के एजेंडे पर कांग्रेसी भी तो आए। इस बात के लिए मैं इनको बधाई देता हूं और कहता हूं कि बार बार आरएसएस के एजेंडे को अपनाइए। तो 2014 के बाद से बदली देश की राष्ट्रवादी हवा ने अगर सबसे ज्यादा किसी पर असर डाला है तो वो हैं देश के युवा। सारी रणनीति, भविष्य की सारी नीति, देश के विकास का सारा ढांचा खाका राष्ट्रवाद और राष्ट्र गौरव के इसी सूत्र पर साधा गया है, जिसमें धर्म या मजहब नहीं, जाति के खांचे नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानियत है, भारतीय होने का गौरव है। A leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way, whereas leadership is the capacity that transforms thoughts into reality. I see Mr. Modi as a person who is having a leadership, a strong inbuilt leadership, and a strong motivator indeed. बस युवाओं के माइंडसेट में होते इसी बदलाव ने विपक्ष को बेचैन कर रखा है, क्योंकि बदलाव की यह हवा सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर तक महसूस की जा रही है। अगस्त 2019 में धारा 370 हटने के बाद से तो लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है, लेकिन उसके पहले यहाँ ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जब चरम पर था, तब दहशतगर्दों की धमकी के बावजूद मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। और अब धारा 370 हटने के बाद बदले जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। सवाल यह है कि अगर धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले नहीं तो फिर लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुमकिन हुआ कैसे? एक तरफ मोदी ब्रांड राजनीति की बदलाव वाली तस्वीर है तो दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा में ये संदेश और संकेत। पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे। आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। ये सुनाया जा रहा है या उकसाया जा रहा है, बात जोड़ने की है या फिर तोड़ने की, खासकर तब जब धारा 370 हटने के बाद से अलगाववादी एक नैरेटिव सेट करने में तेजी से लगे हुए हैं कि धारा 370 को हटाना कश्मीरियत पर हमला है। दरअसल बात पारिवारिक राजशाही की है, जो 2014 के बाद से मोदी काल में हाशिए पर जा चुकी है। लोकतंत्र में राजशाही काटने वाले परिवार इसलिए तिलमिलाए हुए हैं, फिर चाहे वो गांधी परिवार हो, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, ठाकरे परिवार या फिर यादव परिवार।
खिसकती जमीन और सत्ता का वनवास अब सहा नहीं जा रहा। लिहाजा मोदी के बदलाव के हर कदम को धर्म और जाति के खांचे में फिट करके एंटी मोदी परसेप्शन गढ़ने की है। फिर चाहे वो रामचरितमानस के नाम पर हिंदुओं को बांटना हो या फिर मुगल गार्डन का नाम बदले जाने के बाद मुसलमानों को भड़काना हो। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन किया गया, जिसे किसी मुगल ने नहीं बल्कि एडवर्ड लुटियंस ने बनाया था। यह गार्डन मुगल और ब्रिटिश गार्डन्स की डिजाइन से प्रेरित था। मतलब ये कि न तो इस गार्डन का मुगलों से कोई संबंध है, न मुगलों का कोई लेना देना देश के मुसलमानों से है। लेकिन विपक्ष और कुछ मौलाना नैरेटिव सेट कर रहे हैं जैसे ये कोई एंटी मुस्लिम कदम है। मुगल गार्डन जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने इसका नाम मुगल गार्डन रखा था। आप अपना गार्डन बनाइए, आप जो नाम चाहें वो रखिए। भाजपा को मुद्दों से ध्यान भटकाना है लोगों का, कोई काम नहीं है, विकास करना नहीं है, बस नामकरण करते जा रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होना है भाजपा। तो ये जिस तरह की नामकरण की राजनीति चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। और आने वाले टाइम में आप देखिए देश उस कगार पे खड़ा हो जाएगा, जाकर लोगों में ही युद्ध शुरू हो जाएगा। तो क्या नैरेटिव गढ़ने की छटपटाहट इसलिए है क्योंकि मोदी ब्रांड बदलाव की राजनीति और राष्ट्रवाद का संकल्प युवा आबादी पर चढ़ा तो फिर 2024 में विपक्ष का गणित गड़बड़ा जाएगा? क्या इसलिए अचानक धर्म और जाति की धार से राष्ट्रवादी एजेंडे को काटने की तैयारी है? देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है। बदलाव की राजनीति के साथ मोदी देश की आवाम को जाति धर्म से अलग सिर्फ भारतीयता की पहचान दे रहे हैं। इसमें देश का ढांचागत विकास है, सांस्कृतिक गौरव की बात है, भारतीयता का भाव है, विकसित भारत का सपना है और भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य। रही बात विपक्ष की तरफ से गढ़े जाने वाले उस नैरेटिव की जो मोदी को एंटी मुस्लिम किरदार के तौर पर रखता रहा है, इसे तय तो करना होगा कि वास्तव में देश की योजनाओं में क्या कोई भेदभाव देश के मुसलमानों के साथ हुआ। मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जुमला कहने वालों को ये आंकड़े देखने चाहिए कि देश की कुल आबादी में से 31% आबादी को आवास योजना का लाभ मिला, 33% आबादी को किसान निधि योजना का लाभ मिला, 37% मुस्लिम आबादी उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हुई। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है। और इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हों और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। हिंदुस्तान ने बीते 9 सालों में बदलाव की तस्वीर देश के भीतर और बाहर दोनों तरफ खींची है। तो क्या मोदी की राजनीति हिंदुस्तान के मॉडर्निज्म का वो दौर है जिसमें सांस्कृतिक गौरव, अपनी परंपराओं का मान तो है ही, हिंदू मुसलमान की राजनीति का द एंड भी है? और क्या इसलिए कट्टरपंथी धड़ों और वोट बैंक की राजनीति करने वालों को बदली सियासत अखर रही है? बदलाव की मोदी ब्रांड सियासत दरअसल औरंगजेब मार्ग का कट्टरपंथ नहीं बल्कि अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रवादी वैज्ञानिक को पूछती है। तभी तो मोदी राज में धर्मांध और कट्टरपंथी औरंगजेब के नाम की सड़क पर राष्ट्रवादी अब्दुल कलाम का नाम चलता है।
राजपथ के अहंकार को कर्तव्य पथ तोड़ता है, रेस कोर्स की लग्जरी लोक कल्याण मार्ग में खत्म हो जाती है और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम भी दिवंगत रक्षा मंत्री अरुण जेटली के नाम से बदल जाता है। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आज आप इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं। कल आप इसकी ताकत से फ्यूचर लीडर बनेंगे। तो क्या विपक्ष की बौखलाहट मोदी के इसी बदलाव वाली सियासत को लेकर है, जिसमें राष्ट्रवाद के मंत्र पर फ्यूचर लीडर बनाने की कोशिश है? क्या बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि राजनीति की पारिवारिक विरासत और जाति धर्म की वोट बैंक वाली सियासत का दी एम न्यू इंडिया में मोदी की ब्रांड न्यू राजनीति में है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब बात बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर धाम के चमत्कारी बाबा देश विदेश में सुर्खियों में है। एक तरफ उनके चमत्कार को नमस्कार करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर उसे पाखंड बताकर चुनौती देने वालों की नई कतार भी खड़ी होती जा रही है। इन सबके बीच बाबा का अदृश्यम वाले बयान ने अचानक सबका ध्यान खींच लिया, जो उन्होंने अपने पर उठ रही उंगलियों के जवाब में कहा। अब सवाल उठ रहे हैं कि बाबा का अदृश्यम क्या है? क्या बाबा ने अदृश्यम की बात कहकर विरोधियों के मुंह पर ताला लगाने की तैयारी कर ली है? क्या अदृश्यम बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार साबित होने वाला है? सवाल इसलिए क्योंकि प्रयागराज प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आज से 4 दिन बाद यानी 2 फरवरी को बागेश्वर बाबा शहर में दिव्य दरबार लगाएंगे। उधर आयोजनकर्ताओं ने प्रचार अचानक जोर शोर से शुरू कर दिया है और श्रद्धालुओं से रिकॉर्ड संख्या में जुटने की अपील की जा रही है। इसीलिए बाबा के अदृश्यम का रहस्य गहराता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। गरम चमीटा मारे जाए प्रेतों को। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जगत गुरु तुकाराम महाराज जी की तुरंत माफी मांगे। बहुत उठा ली गई आस्था पर उंगलियां, बहुत हो गया सिद्धियों को पाखंड ठहराने वाला बवाल। हम जो कहते हैं जाहिर रीति से कहते हैं कि ये व्यक्ति ठग है। बहुत हो गई सनातन की अद्भुत शक्तियों की टांग खिंचाई। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। बहुत उठा लिए बागेश्वर बालाजी के चमत्कारों पर सवाल। सांसें थाम कर हो जाइए तैयार। बड़े बड़े विद्वान बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, खोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनकी ठटरी हम बारत रहे, आज फिर बार रहे और जब तक जिएंगे ठटरी बारेंगे। क्योंकि अब उन सब की बोलती बंद होने वाली है जिन्होंने बागेश्वर धाम के चमत्कारी बाबा को अपनी सिद्धियां दिखाने की चुनौती दी है। प्राचीन परंपराओं पर आपेक्ष लगाना, प्राचीन पद्धतियों पर जो हमारी संतों ऋषि मुनियों की यात्रा है उन पर उंगली उठाना एक छोटी मानसिकता दर्शाती है। लेकिन वर्तमान में एक बहुत प्रेम पूर्वक हम निवेदन करें कि अब वर्तमान में सनातनीय हिंदू साधु संत एकत्रित हैं। अब आगे अगर आप सनातन धर्म के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर और सनातन के साधकों के ऊपर अगर आप उंगली उठाएंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे। इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ताल ठोक कर सनातन की अलौकिक शक्ति की हुंकार भरने वाले नौजवान बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अल्टीमेटम दे दिया है। लोग तो बोलते रहते, आप भी बोलते रहते हो। आपने तो कह दिया था अदृश्यम है। बाबा जी संविधान विरोधी। दुनिया ने अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री का दृश्यम वाला चमत्कार देखा। अब चमत्कारी बाबा अपने अदृश्यम से दुनिया को चौंकाने वाले हैं। तुम लंका में भी दरबार के क्षेत्र में बैठ जाओ, वहां से तुम्हारा नाम पूजनीय पिताजी का नाम लेकर के बुला करके अर्जी लगा दी जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की।
बागेश्वर बाबा जब जब ताल ठोक कर कहते हैं, तब तक वो कुछ ऐसा बड़ा कर दिखाते हैं कि जनता सन्न रह जाती है। विरोधी चकरा जाते हैं, तर्कशास्त्री सोच विचार में पड़ जाते हैं और बागेश्वर बालाजी में आस्था रखने वाले दुनिया को उनकी जय जयकार सुनाते हैं। और तो चमीटा मारे जाएं। बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की। बागेश्वर बाबा ने विरोध के सवाल पर जब से हंसकर अदृश्यम वाली बात कही है, सवाल उठ रहा है कि बाबा का अदृश्यम कैसा होगा, क्या होगा? क्या वो इस बार चमत्कार की इतनी बड़ी लाइन खींचने वाले हैं कि फिर कभी कोई बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा? क्या धीरेन्द्र शास्त्री इस बार अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार करने वाले हैं? क्या इस बार उन्होंने विरोधियों की ठठरी पूरी तरह जलाकर राख करने का इरादा कर लिया है? बाबा जी, सिर्फ एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबा जी जो हैं वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर। आपको क्या लगता है, क्या कहना? कुछ भी नहीं। देखो, लोगों की अपनी अपनी भावना, पहले तो तुम बढ़िया हो जाओ। हाँ। लोगों की अपनी अपनी भावना है, उन सबको धन्यवाद है। और बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, उनकी कृपा का प्रसाद, कुछ भी नहीं होना है। तुम प्यारे क्यों से बोला? सरकार की जितनी सेना है। क्या बाबा सबसे बड़ा चमत्कार दिखाकर विरोधियों की बोलती बंद करने वाले हैं? इसकी अटकलें 25 जनवरी के बाद से ही तेज हैं। और तो जो ढापटक करें। जब 2 दिन के लिए अपना दिव्य दरबार बंद कर धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया की नजरों से अदृश्य हो गए थे, वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं? 48 घंटों तक इसकी भनक तक किसी को नहीं थी। बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की। उनके अदृश्यम होने का राज तब खुला जब उन्होंने अपना वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जिसमें उनके पीछे हिमालय की चोटियां दिख रही थी। तब राज खुला कि बाबा दिव्य दरबार रोककर अचानक देवभूमि उत्तराखंड पहुंच गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उत्तराखंड दौरे का मकसद संतों से मेल मुलाकात करना था। उन्हें बागेश्वर धाम में 13 फरवरी को होने जा रहे बड़े समारोह में आने का न्योता देना था। ओम एंग्री ग्लीम राम 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 राम। बागेश्वर बाबा 25 जनवरी की जिस तारीख को उत्तराखंड में बड़े बड़े संतों को न्योता देने की बात मुस्कुरा कर रहे थे। हाँ, संतों को आमंत्रण दे रहे हैं। पूरे भारत के सभी संतों को आमंत्रण दे रहे हैं। बागेश्वर बालाजी की जय। दिलचस्प तो ये है कि उसी तारीख को भारत भर के बड़े संत प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे हुए थे और उसी सम्मेलन में बागेश्वर बाबा के सनातनी अभियान के समर्थन में हुंकार भर रहे थे। ऐसे में बागेश्वर बाबा के समर्थकों के मन में एक सवाल घूम रहा था कि हिमालय की चोटियों के जिस भव्य दिव्य बैकग्राउंड से बाबा ने वीडियो बनाया, सनातन विरोधियों को कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे का बड़ा संदेश दिया, क्या वहां बाबा अचानक किसी गुप्त साधना के लिए पहुंचे जिसके जरिए वो कोई बड़ा चमत्कार दिखाते और सनातन के विरोधियों की हेखड़ी मिटाते? जो आपने जो कल धमकाया लोगों को, धमका दिया बाबा जी ने। हाँ, कि रहोगे फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसके लिए क्या कहना चाहिए? लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। धन्यवाद है, लोगों का काम करें। बागेश्वर बालाजी की जय। बागेश्वर बाबा ने ये बात भले हंसकर टाल दी, लेकिन खबर सामने आ चुकी है। प्रयागराज प्रशासन ने उस पर मुहर भी लगा दी है। साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार प्रयागराज में होने वाला है, जहां माघ मेले के लिए देश भर के संत जुटे हैं। प्रयागराज में दिव्य दरबार के आयोजक बाबा के श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि रिकॉर्ड संख्या में वो इस दरबार में पहुंचे। ऐसे में अटकलें तेज होनी जायज है कि क्या बागेश्वर बाबा का अदृश्यम चमत्कार प्रयागराज में संतों की मौजूदगी में दुनिया देखेगी? बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की।
प्रेत रोगियों को आने दो, जरा रास्ता छोड़ दो। प्रेत रोगियों को आने दो, डी तक आने दो बस। कोई छुएगा नहीं प्रेत रोगियों को। ए बागेश्वर बालाजी, जितनी सेना है सब दरबार में पहुंचाई जाए। गरम चमीटा मारे जाए प्रेतों को, गरम चमीटा मारे जाए प्रेतों को। अब उठा पटक तेज की जाए, अब उठा पटक तेज की जाए, अब उठा पटक तेज की जाए। राम बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती समेत सनातन के बड़े बड़े संत कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो सनातन के लिए गर्व का विषय है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे, नहीं तो कोई क्रिश्चियन हो जाए, कोई कम्युनिस्ट हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, बचा रहे हिंदुओं को। बहुत अच्छा कर रहे। एक अपनी ऋषि संस्कृति के उद्घोषक और अपने ऋषि परंपरा के एक उत्तराधिकारी और जीवंत स्वरूप बन करके अपने धर्म संस्कृति का झंडा आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। दैवी कृपा के सहारे वे कुछ अच्छा कार्य यदि सनातन संस्कृति के लिए कर रहे हैं तो पूरे सनातन समाज का उनको समर्थन मिलना चाहिए। भारत के बड़े संतों का आशीर्वाद बागेश्वर बाबा को मिल चुका है। भारत की सनातन संस्कृति, उसकी दिव्य परंपरा का झंडा बागेश्वर बाबा दुनिया भर में लहराएं, उसके लिए उनका खुलकर समर्थन किया जा चुका है। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। प्रेत रोगियों को आने दो, जरा रास्ता छोड़ दो। प्रेत रोगियों को आने दो, डी तक आने दो बस। कोई छुएगा नहीं प्रेत रोगियों को। ए बागेश्वर बालाजी, जितनी सेना है सब दरबार में पहुंचाई जाए। गरम चमीटा मारे जाए प्रेतों को, गरम चमीटा मारे जाए प्रेतों को। अब उठा पटक तेज की जाए, अब उठा पटक तेज की जाए, अब उठा पटक तेज की जाए। राम बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की। लेकिन इन सब के बीच बागेश्वर बाबा को चुनौती देने वालों में नए नए चेहरे जोड़ते जा रहे हैं। शिव कुमार नाम का एक जादूगर देश भर के 28 बड़े जादूगरों को अलवर बुलाया है और बागेश्वर बाबा को चुनौती दी है कि दम है तो इन जादूगरों के सामने अपना चमत्कार साबित करके दिखाएं। अगर बागेश्वर बाबा ने खुद को साबित कर दिया तो सभी जादूगर जादूगरी छोड़कर उनके आश्रम में सेवा करने में जुट जाएंगे। उधर महाराष्ट्र में संत तुकाराम को गुरु मानने वाले वारकरी संप्रदाय के पंडित ने भी बागेश्वर बाबा को अल्टीमेटम दिया है और संत तुकाराम महाराज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। बागेश्वर धाम तथा पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जगत गुरु तुकाराम महाराज जी के बारे में एक गलत संदर्भ दिया है, जिसकी वजह से संत तुकाराम महाराज एवं उनकी धर्मपत्नी की प्रतिमा को ठेस पहुंच रही है। ये केवल वारकरी संप्रदाय नहीं बल्कि समूचे महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है। हम मांग करते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जगत गुरु तुकाराम महाराज जी की तुरंत माफी मांगे। खुद पर हो रहे इन हमलों को बागेश्वर बाबा ताल ठोक कर हवा में उड़ा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बागेश्वर बालाजी की कृपा उनके साथ है, विरोधियों की बोलती बंद होना तय है। जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबा जी जो हैं वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर। आपको क्या लगता है, क्या कहना है? कुछ भी नहीं। देखो, लोगों की अपनी अपनी भावना, पहले तो तुम बढ़िया हो जाओ। हाँ। लोगों की अपनी अपनी भावना है, उन सबको धन्यवाद है। और बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, उनकी कृपा का प्रसाद है, कुछ भी नहीं होना है। उत्तराखंड से लौटकर बागेश्वर बाबा पूरे रंग में है, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है और एक एक शब्द में आत्मविश्वास। इशारा यही है कि अदृश्यम वाला चमत्कार होकर रहने वाला है। लेकिन सवाल है कहां? बागेश्वर बाबा ऐसे सवालों को हंसकर टाल रहे हैं, लेकिन अटकलें गर्म हैं।
कि क्या बागेश्वर बाबा ने वाकई प्रयागराज के माघ मेले में संत समाज के बीच से दुनिया को सनातन परंपरा की अलौकिक शक्तियों का पक्का इरादा कर लिया है। शरीर में सवारी आती, गला पकड़ता है, दर्द बनाता, प्रेत बाधा का कारण है। रोशनी आपका नाम है। दीनदयाल उर्फ दद्दू नाम के तांत्रिक ने क्रिया की है। गंदी विद्या है, कट जाएगी, चिंता न करें, आशीर्वाद है। पत्नी का राज जानने आए हैं, मृत्यु का कारण जानने आए। रूबी उर्फ गुड्डी उनका नाम था। उनकी मृत्यु तंत्र कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माइक से बोलिए, यही पर्चा बोल रहा, यही पूछने आए। शरीर नीला पड़ गया था इनका। लोगों ने कहने के लिए तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, आपको कब छोड़ेंगे जी। तो जब सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल है, तो वो भी एक समस्या है, उसका भी हल एक लोटा जल है। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रयागराज के दिव्य दरबार में बस 4 दिन बचे हैं और बागेश्वर सरकार रहस्य की चादर ओढ़े हर सवाल को मुस्कुराकर ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे अदृश्यम फिल्म की कहानी और डायलॉग। आप भी कीजिए इंतजार, क्या प्रयागराज में अदृश्यम वाला चमत्कार घटने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ टाइम्स नाउ, नवभारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर ओडिशा से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री नवा दास की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मंत्री नवा दास को एएसआई ने गोली मार दी थी। भुवनेश्वर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ब्रजनाज नगर में नवा दास पर हमला हुआ था। उनकी सुरक्षा में तैनात एएसआई गोपाल दास ने ही उन पर गोलियां चला दी। पुलिस ने एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवा दास का निधन, अस्पताल में इलाज के दौरान। कमाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करते हैं। कमाल, आखिरकार इलाज के दौरान दम तोड़ दिया नवा दास ने? देखिए, बहुत दुख की खबर है। ओडिशा के मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर नवो किशोर दास, जिन पे 2 गोलियां चलाई गई थी पुलिस अधिकारी के द्वारा, शाम को वो इलाज के दौरान दम तोड़ दिए। हॉस्पिटल का कहना है कि 2 गोलियां जो उनपे बरसाए गए थे, उनमें से एक सीने को पार करके शरीर से बाहर गया और उसी से क्रिटिकलिटी ज्यादा बढ़ गया। ऑपरेशन किया गया था उनके ऊपर और उसके बाद आईसीयू में रखा गया। हॉस्पिटल का कहना है कि सारे प्रयास किए गए उनको रिवाइव करने के लिए, लेकिन वो अभी चल बसे। बहुत दुख की खबर है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस की एक अंश की मानना है कि गोपाल दास, जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने गोली चलाई, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से भुगत रहे थे और अभी शक यही है कि वो दवाई ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि अगर उनकी इस बीमारी के बारे में सबको मालूम था, पुलिस को मालूम था, क्यों ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया और एक मिनिस्टर की सिक्योरिटी की जो दायित्व है उनको क्यों दिया गया, क्यों ऐसे ड्यूटी में उसको डिप्लॉय किया गया। तो ये इन्वेस्टिगेशन, कमाल, ये निश्चित तौर पर बड़ी बात है कि अगर वो किसी तरीके की बीमारी से पीड़ित थे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उन्हें उनकी सुरक्षा में, स्वास्थ्य मंत्री की सुरक्षा में तैनात क्यों किया गया? अभी तक जो पूछताछ हुई है, क्या पुलिस के हवाले से कोई जानकारी दी गई? कमाल, आवाज आ रही है आपको? देखिए, एकदम सही सवाल है कि अगर पुलिस को मालूम था कि गोपाल दास कोई भी बीमारी से भुगत रहे हैं, तो क्यों उनको कोई भी दायित्व दिया जाएगा? अगर जब तक उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट ना हो खुद को फिट डिक्लेयर करने के लिए, तो ये अगर मालूम था पुलिस अधिकारी को, तो क्यों उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया? ये बहुत बड़ी सवाल है। ये क्राइम ब्रांच अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेट के दायरे में है अभी। और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक खुद गए थे हॉस्पिटल में, पीड़ित परिवार से मिले और आश्वासन भी दिया था कि सारे प्रयास किए जाएंगे उनको बचाने के लिए। लेकिन हॉस्पिटल बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद वो चल बसे, क्योंकि 2 गोलियां जो उनपे बरसाए गए थे। ठीक है तमाल, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाल साहब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पूरी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री का निधन, अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात एएसआई गोपाल दास ने उन्हें गोली मार दी जब वो एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे।